चलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर, जो कि है सप्लाई अंडर जीएसटी का यहाँ पे रिवीजन। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे सबसे पहले वाले पॉइंट से। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अपन यहाँ पे अभी समझ के लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है डेफिनेशन आपके गुड्स का। सर गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब आपकी कोई भी टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर एक प्रॉपर्टी आप एक जगह से लेके दूसरे जगह तक मूव कर सकते हो, यानी कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, वो आपके गुड्स के डेफिनेशन में फॉल होगी। साथ में गुड्स में से एक्सक्लूड किया गया है दो बातों को। किसको एक्सक्लूड किया है? मनी एंड सिक्योरिटीज, वो गुड्स के अंदर नहीं आएंगे। बट सर गुड्स में और एक बात को ना स्पेसिफिकली इंक्लूड किया हुआ है, जिसके अंदर आता है आपका एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। जिसको आप लोग सप्लाई कर रहे हो बिफोर सप्लाई, यानी कि उसका एक अलग से सप्लाई हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको आप लोग सप्लाई कर रहे हो। तो वापस से गुड्स मतलब क्या? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट शैल इंक्लूड actionable claim, growing crops, grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में अभी किसकी बात कर रहे हैं? सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। सर सर्विसेज मतलब क्या? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज इज ऑल्सो सर्विसेज। यानी कि सर ये जो आपका मनी एंड सिक्योरिटीज है ना, इसको गुड्स के डेफिनेशन में से भी बाहर रखा हुआ है और इसको है ना सर्विसेज के डेफिनेशन में से भी बाहर रखा गया है। यानी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन प्योरली सिर्फ मनी या सिर्फ गुड्स के अंदर रहेगा, सॉरी मनी या सिक्योरिटीज में रहेगा, तो इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। बट मनी एंड सिक्योरिटीज से रिलेटेड अगर आप लोगों ने सर्विसेज दी, मनी एंड सिक्योरिटीज से अगर रिलेटेड सर्विसेज दी, जैसे कि मनी का आपके पास डॉलर में पैसा पड़ा था, आपने उसको रुपीज में कन्वर्ट करके दिया। मनी में आपके पास 500 के नोट्स थे, आपने उसको 10 रुपीज के नोट्स के डिनोमिनेशन चेंज करके दे दिए। या सिक्योरिटीज बेचने के लिए कोई ब्रोकर ने अपनी सर्विसेज दी। तो जो भी एक्टिविटीज मनी एंड सिक्योरिटीज से रिलेटेड है उसको अपन क्या मानेंगे? सर्विसेज मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको सर्विसेज मानेंगे। फिर अगला डेफिनेशन आता है आपका, भैया व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मतलब आपका कोई भी ट्रेड होना, आपका कोई भी कॉमर्स होना, मैन्युफैक्चर होना, कोई भी आप लोगों का प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेंचर या और कोई भी एक्टिविटी तुम लोग करो, कोई भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट, यानी कि ये एक्टिविटी जो आप कर रहे हो ना, उसके अंदर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहे या आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना रहे, वो एक्टिविटी को हम लोग आपका बिजनेस मान लेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि अगर आपका कोई भी मेन काम है, उसके साथ अगर आप लोगों ने कोई भी इंसिडेंटल या एंसिलरी सर्विसेज दी या एंसिलरी बिजनेस किया, वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा। एग्जांपल एक बैंक का ले लो। बैंक का मेन काम क्या है? लोगों से पैसा लेना, लोगों को लोन देना। और बैंक ने अगर आपको साथ में लॉकर रेंट दिया है, लॉकर फैसिलिटी दिया, उसके लिए लॉकर रेंट वो चार्ज कर रहे, वो भी उसका क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 बोलते हैं अगर आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हमारे को ना 4 बातों से लेना देना नहीं है। आपका वॉल्यूम कितना है, आप कितने फ्रीक्वेंसी से बिजनेस कर रहे हो, आपका कंटिन्यूटी कितना है या आपका रेगुलरिटी कितना है, हमें उससे ज्यादा ना फर्क नहीं पड़ता। हम लोग फिर भी ट्रांजैक्शन को आपका बिजनेस मान लेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप लोग पहली बार जाके कैसीनो में गैम्बलिंग कर रहे हो, वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा। या एक CA, CS, CMA पूरे साल में जितने भी उसकी ऑफिस के प्रिंट्स है, उसको ओल्ड पेपर्स को रीसेल कर रहा है, जिसको अपन बोलते हैं रद्दी में सेल कर रहा है ना, वो भी ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस बोल के क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला वाला पॉइंट कि अगर आपने कोई भी सप्लाई किया या एक्विजिशन किया गुड्स का, जिसके अंदर आपके कैपिटल गुड्स भी आ गए, या अगर आप लोग कोई भी सर्विसेज दे रहे हो बिजनेस को चालू करने के लिए यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या बिजनेस को बंद करने के लिए यानी कि क्लोजर ऑफ बिजनेस, वो भी आपका बिजनेस बोल के क्लासिफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक फैक्ट्री लेनी है, उसके लिए मैंने एक रियल एस्टेट के ब्रोकर से बात किया, उसको बोला मुझे सूटेबल फैक्ट्री ढूंढ के दे, मैं तुझे कमीशन पे करूंगा। तो ये जो कमीशन है ये आपका बिजनेस बोल के क्लासिफाई हो जाएगा। साथ ही साथ में समझो मेरे कंपनी का मुझे लिक्विडेशन करना है, तो मैं कंपनी सेक्रेटरी को बोला मेरी कंपनी का लिक्विडेशन कर दे, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कर दे, तो ये सर्विसेज भी बिजनेस बोल के क्लासिफाई हो जाएगी। अगला पॉइंट बात करता है प्रोविजन बाय क्लब। अगर कोई भी क्लब, एसोसिएशन या सोसाइटी कोई भी सर्विसेज दे रहा है अपने ही मेंबर्स को,
या कोई भी फैसिलिटीज दे रहा है अपने मेंबर्स को जिसके लिए वो चार्ज कर रहा है सब्सक्रिप्शन या कोई भी अदर कंसिडरेशन, जिसको आप मेंटेनेंस भी बोल सकते हो, तो ये भी उस सोसाइटी का क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। फिर अगला पॉइंट आता है कि आपको कोई भी प्रीमाइस में एंट्री करने के लिए, उसके एडमिशन के लिए अगर आप लोग पैसा दे रहे हो, वो भी बिजनेस माना जाएगा। एग्जांपल, अगर कहीं पे मोन्यूमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए, या आपकी कोई हेरिटेज साइट है, या जू हो गया, या कोई भी टाइगर रिजर्व, बर्ड रिजर्व में आप लोग जाने के लिए पैसा दे रहे हो, तो ये सामने वाले का बिजनेस माना गया है। फिर अगला पॉइंट बात करता है कि अगर आप लोग सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज आर सप्लाइड, आप सर्विसेज क्यों दे रहे हो, क्योंकि अब वो ऑफिस के होल्डर हो, अब वो ऑफिस में कोई तो भी एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो, और अगर आप लोग वो सर्विसेज दे रहे हो विच आर एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, वोकेशन और प्रोफेशन। सर एक एग्जांपल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी के अंदर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर था, कल जाके इसी कंपनी को मर्जर करना था दूसरी कंपनी के साथ, तो ये मर्जर का सर्विस इस चार्टर्ड अकाउंट ने दे दिया इन एडिशन टू CAO सर्विसेज, है ना, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर छोड़ के उसने मर्जर का सर्विस दिया, और ये मर्जर के सर्विस के लिए उसको प्रोफेशनल फीस मिल रहा है, तो ये प्रोफेशनल फीस भी उसका क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट जी। पॉइंट H किसकी बात करता है, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब। रेस क्लब यानी कि यहाँ पे बात चालू है आपका हॉर्स रेस क्लब, जो इंडिया के अंदर लीगल है, उसकी बात चालू है। ये सर्विसेज देंगे इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर। अगर जो रेस क्लब है उसने खुद ने कोई भी हॉर्स बेटिंग का सर्विस दिया, उसको टोटलाइजेटर बोलते, उसके ऊपर GST लगेगा। या तो रेस क्लब को खुद को है ना बेटिंग का सर्विस नहीं देना था, तो उन्होंने लाइसेंस दिया एक ऐसे पर्सन को जो हॉर्स की बेटिंग करने देते, तो यहाँ पे रेस क्लब ने जो बंदा बेटिंग की सर्विस देने वाला है उसको अपन क्या बोलेंगे, बुक मेकर, तो बुक मेकर को क्या दिया, लाइसेंस दिया, वो भी बिजनेस माना जाएगा। और बुक मेकर ने जो आप लोगों से सर्विसेज दी ना बेटिंग की, वो यानी कि एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर, वो भी बिजनेस बोल के क्लासिफाई हो जाएगी। ठीक है। फिर अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, उसको भी बिजनेस मानेंगे, जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस का सर्विस आ गया। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन भैया कंसीडरेशन के बारे में। तो कंसीडरेशन के अंदर है ना, मैं आप लोगों को ना 5 पॉइंट्स बता दूंगा, उसको अपन कंसीडरेशन बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखना, और अगर आप लोगों ने कभी ये जिंदगी में पॉइंट्स लिखे नहीं रहेंगे तो इतने पॉइंट्स लिख लेना, इन 5 पॉइंट्स में आपका कंसीडरेशन कंप्लीट है। सबसे पहला भैया कंसीडरेशन का अगर मैं बेसिक मतलब बताऊं ना, तो वो क्या हो जाता है, समथिंग इन रिटर्न। क्या हो जाता है, समथिंग इन रिटर्न। बट अगर इसको समथिंग इन रिटर्न को अपन डिटेल में बोले ना, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है आपका, आपने समथिंग इन रिटर्न मनी में दिया, या समथिंग इन रिटर्न आपने किस में दिया, काइंड। काइंड मतलब या तो आपने गुड्स दिए, या तो आपने क्या दिया, सर्विसेज दिया। या तो थर्ड पॉइंट कंसिडरेशन कैन बी टॉलरेंस ऑफ एन एक्ट ऑल्सो, टॉलरेंस ऑफ एन एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, और फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट। सर एक एग्जांपल से समझाओ, तो ये देखो यहां पे ना यहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस था, यहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस था, और उसके बाजू में एक पान वाले का ऑफिस था। ठीक है। यहां पे किसका ऑफिस था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां पे किसका ऑफिस था, पान वाला। पान वाले के इधर है ना काफी सारे लोग आते थे, पान खरीदते थे, सिगरेट वगैरह खरीदते थे, टोबैको, जिसकी वजह से ना CA के ग्रेजुअली क्लाइंट्स आना कम हो गए, क्लाइंट्स आना क्या हो गए, कम हो गए। तो अभी CA ने पान वाले को क्या बोला, मैं तेरी कंप्लेन करने जा रहा हूं सोसाइटी वालों के पास, मैं क्या करने जा रहा हूं, कंप्लेन करने जा रहा हूं सोसाइटी वाले के पास, तू ये सोसाइटी खाली करके चला जा, मेरा बिजनेस का लॉस हो रहा। पान वाले ने इसको क्या बोला, सर आप मेरी कंप्लेन मत करो, प्लीज मेरी कंप्लेन मत करो, मैं आपको रोज के 2 पान खिलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे पान वाले ने अपना बिजनेस प्रोडक्ट बेचा, अपना क्या बेचा, बिजनेस प्रोडक्ट। CA ने उसको इन रिटर्न कंसिडरेशन किया, कंसिडरेशन दिया। अभी कंसिडरेशन कैसे दिया, CA ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं किया, है ना, फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन माना जाता। या तो CA ने यहाँ पे टॉलरेट किया, जो इसके यहाँ पे लोग स्मोकिंग वगैरह कर रहे, तो ये भी उसका क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। तो कंसिडरेशन का अपन ने यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट देख लिया था, थर्ड वाला, टॉलरेंस ऑफ एन एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट। फिर यहाँ पे आप लोग फोर्थ पॉइंट को लिख दो, फोर्थ पॉइंट को लिख दो,
रिफंडेबल डिपॉजिट, क्या लिख दो आप लोग यहाँ पे, रिफंडेबल डिपॉजिट, ये भी आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट लिख दो, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई भी सब्सिडी दी, आप उसको कंसिडरेशन नहीं मानोगे। सर ये डिपॉजिट का क्या सीन है, तो डिपॉजिट को यहां पे देख लो आप लोग, आपको ना डिपॉजिट दो टाइप के रहते हैं। एक तो आपका डिपॉजिट रहेगा नॉन रिफंडेबल, कौन सा डिपॉजिट रहेगा, नॉन रिफंडेबल, या तो आपका डिपॉजिट कैसा रहेगा, रिफंडेबल। सर अगर ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट आप किसको दे रहे हो ना, तो ये डिपॉजिट ना सिर्फ नाम का रहेगा, ये बाकी का कोई भी खर्चा हो सकता। एग्जांपल, अगर जैसे मैंने एक आइसक्रीम का पार्लर चालू किया, तो मैंने एजेंसी को पहले 20 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दे दिया, बट यहाँ पे ये बोलने के लिए डिपॉजिट है, एक्चुअल में हो सकता है उसका वो ब्रांड नेम का यूज करने का पैसा ले रहा, या तो फिर उसका कोई भी पैसा बोल दो, पेटेंट का, या उसके वो जो ट्रेडमार्क है उसका नाम यूज करने का, उसका वो पैसा ले रहा। तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है ना भैया, अपन उसको कंसिडरेशन मानेंगे। बट अगर डिपॉजिट रिफंडेबल है, जैसे कि मैंने ऑफिस लिया, ऑफिस का रेंट पर मंथ 50,000 था, मैंने मेरे ओनर को 1,50,000 रुपीज का डिपॉजिट दे दिया। अभी ये 1,50,000 का जो डिपॉजिट दिया, मेरा रेंट का टेन्योर खत्म होने के बाद में वो बंदा मुझे पैसे रिटर्न देने वाला है। तो रिफंडेबल डिपॉजिट के लिए अपन पूछेंगे, is it adjusted against supply? इसके अंदर दो बातें, yes no। yes रहेगा तो अपन उसको कंसिडरेशन मानेंगे, नो रहेगा तो अपन उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। सर एग्जांपल से समझो, मैंने मेरे ओनर को 1,50,000 रुपीज का डिपॉजिट दिया, जिसका नेचर मेरा था रिफंडेबल, तो इसको अपन डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। बट जब मेरा लास्ट मंथ था टेनेंसी का, मैं ओनर को क्या बोला, सर मेरे पास है ना अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब वो 1,50,000 में से ना 50,000 रुपए को एडजस्ट कर लो और मुझे 1 लाख रुपए रिटर्न दे देना। अभी ये 50,000 रुपए मेरे रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हुए, अभी मैं इसको सप्लाई मानूंगा, और जो 1 लाख रुपए मुझे रिफंड मिल रहा है उसको मैं सप्लाई नहीं मानूंगा। तो ये सारे हो गए आपके इसके पॉइंट, किसके, कंसिडरेशन। अगर चाहिए तो इसको फटक से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या तो जो लोग स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, काफी ज्यादा मदद मिलेगी आप लोगों को बाद में इससे। डन है, परफेक्ट। चलो बढ़ेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। सर अगला पॉइंट यहाँ पे किसकी बात करता है, अगला पॉइंट बात करता है सप्लायर के बारे में। तो अगेन मैं एक शॉर्टकट से आप लोगों को बोल दूंगा, सर सप्लायर में ना तो टोटल 3 टाइप के सप्लायर आते हैं, टोटल 3 टाइप के सप्लायर आते हैं। पहला आता है आपका पर्सन सप्लाइंग, पर्सन जो खुद सप्लाई कर रहा है, GSB, जो बंदा खुद गुड्स और सर्विसेज और बोथ दे रहा है उसको सप्लायर मानेंगे। फिर दूसरा आता है एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ वन, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ वन, यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई बंदा काम कर रहा है, मतलब तो उसको एजेंट बोलेंगे, एजेंट को भी सप्लायर माना हुआ है। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा मालूम है क्या, कि आप लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो, यानी कि आप सिर्फ कौन हो, प्लेटफॉर्म हो, आप कौन हो, प्लेटफॉर्म हो। आपके थ्रू सेलर आ रहा, आपके थ्रू सेलर आ रहा और आपके थ्रू यहाँ पे बायर आ रहा, और ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपका ऑनलाइन गेमिंग में। किसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में। तुम प्लेटफॉर्म हो, तुम कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, बट तुम एक प्लेटफॉर्म हो जहां पे सेलर आ रहा ऑनलाइन गेमिंग को बेच रहा, रेसिपिएंट आ रहा ऑनलाइन गेमिंग को खेल रहा, तो मालिक इस केस में ईसीओ को भी क्या माना गया हुआ है, सप्लायर। ईसीओ को भी क्या माना गया हुआ है, आपका सप्लायर माना गया है। तो सप्लायर के अंदर ये टोटल 3 बातें आ जाएगी। क्लियर है, लिख रहे हो, फटाफट लिखना चालू कर दो। अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हो बाद में, प्लीज वीडियो को पॉज करके ये छोटी छोटी बातें लिख लो, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आप लोगों को बाद में इस सब चीजों की, ठीक है। और वीडियो देख रहे हो ना, फटाक से जल्दी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो एंड कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो सप्लायर हो गया लिख के। अगला पॉइंट यहाँ पे अभी किसकी बात करता है भैया, रेसिपिएंट। सर रेसिपिएंट का मतलब ऐसे शॉर्टकट में बोलोगे क्या, 100% बताऊंगा। देखो जब भी मैं रेसिपिएंट की बात करूंगा ना, आपको एक क्वेश्चन पूछना है, रेसिपिएंट को एक क्वेश्चन पूछना है, सर इज कंसिडरेशन पेएबल। क्या पूछना है आपको सबसे पहला, कि कंसिडरेशन पेएबल है क्या। रेसिपिएंट जो भी तूने गुड्स और सर्विसेज लिया है ना, क्या तुझे उसको कंसिडरेशन देना है क्या सामने वाले बंदे को। तो भैया इसके भी 2 आंसर आएंगे, यस देना है, नो देने की जरूरत नहीं है।
अगर कंसिडरेशन देना है तो पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन, पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन, इसको अपन आपका रेसिपिएंट मानेंगे। सर अगर कंसिडरेशन नहीं देना है तो आप चेक करो, या तो ये ट्रांजैक्शन आपका गुड्स का है या तो ये ट्रांजैक्शन आपका कौन सा है, सर्विसेज। अगर ये ट्रांजैक्शन गुड्स का है तो जिसको गुड्स डिलीवर हो रहे या जिसको गुड्स का पोजेशन मिल रहा या तो गुड्स जिसको मेड अवेलेबल करवाए, ये बन जाएगा आपका रेसिपिएंट। ये कौन बन जाएगा, आपका रेसिपिएंट बन जाएगा। और अगर सर सर्विसेज की बात करें तो जिसको सर्विसेज आर प्रोवाइडेड या गिवन, कुछ भी बोल दो, वो बंदा आपका क्या बन जाएगा भैया, वो आपका बन जाएगा रेसिपिएंट। ठीक है, तो रेसिपिएंट को ऐसे ही याद रखना कि कंसिडरेशन पेएबल है, कंसिडरेशन पेएबल नहीं है। पेएबल है तो जो बंदा लायबल है कंसिडरेशन देने के लिए वो रेसिपिएंट बन गया। रेसिपिएंट ने अगर कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है तो गुड्स है, सर्विसेज है। गुड्स के केस में तीन बातें, गुड्स आर मेड अवेलेबल, गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स का पोजेशन दिया, वो बन जाएगा रेसिपिएंट। सर सर्विसेज के केस में जिसको सर्विसेज प्रोवाइडेड है, गिवन है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, वो बन जाएगा आपका रेसिपिएंट। क्लियर, चलो रेसिपिएंट हो गया। सर अभी आ जाते हैं अपन मेन बात में। सर जीएसटी में सप्लाई का मतलब क्या है? सर सबसे पहले सप्लाई जीएसटी का बन जाता है टैक्सेबल इवेंट। सर टैक्सेबल इवेंट यानी कि एक ट्रांजैक्शन जब सप्लाई बोल के क्लासीफाई हो गया तो ही उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसबी, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप लोग करो। सर एक कुछ चार्ट बनाओगे क्या इसके लिए? तो चलो एक चार्ट बना के मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ध्यान से देखना। आपको इसको ऐसे याद रखना है। सेक्शन 7 बात करता है आपकी सप्लाई की। किसकी बात करेगा? सेक्शन 7 सप्लाई। सिर्फ सुनते चलना आप लोग, पूरा चार्ट नहीं बनाया तो भी चलेगा। इसके अंदर आपको यहां पे आने के बाद, अरे एक ही सेकेंड ना, इसके अंदर है ना आपको यहाँ पे इतने सेक्शंस पढ़ने के, देखो 7-1, फिर इधर पढ़ना है आपको 7-1 बड़ा वाला ए, जो सीक्वेंस में मैं बोलूंगा आप लोग उसी सीक्वेंस में बोलना। फिर आएगा 7-2, फिर आएगा आपका 7-3। बोलो कौन से सेक्शन पढ़ने हैं? 7-1 बड़ा वाला ए, 7-2, 7-3। सर 7-1 के अंदर अपने को कितने सेक्शन पढ़ने के? तो इसके अंदर वापिस अपने को 4 सेक्शंस पढ़ने के। कौन सा आएगा सेक्शन? सबसे पहले आ जाएगा आपका 7-1, कौन सा आएगा? 7-1 छोटा वाला ए, फिर आएगा 7-1 डबल ए, फिर आएगा आपका 7-1 फिर आएगा आपका 7-1 7-1 छोटा वाला ए क्या बोलता? सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसबी, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज। अभी इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका? सच एज मतलब क्या कि एक एग्जांपल बता रहे कि सप्लाई के अंदर है ना, इसमें का कुछ भी करो हम लोग उसको सप्लाई मानेंगे। जैसे कि आप लोग सेल कर दो। सर सेल का मतलब क्या रहता? आप एक शॉपकीपर के पास गए, आपने कंसिडरेशन पे किया, गुड्स और सर्विसेज लेके आ गए, उसको भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। आप ट्रांसफर करो, हम लोग उसको भी सप्लाई मानेंगे। ट्रांसफर मतलब क्या? फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, मैंने फैक्ट्री से मेरे गुड्स को ट्रांसफर कर दिया वेयर हाउस में, ये ट्रांसफर को भी सप्लाई मानेंगे। दूसरा क्या बोल रहे सर? अगर आप लोगों ने बार्टर किया, गुड्स और सर्विसेज लिए, बदले में गुड्स और सर्विसेज दिए सामने वाले को, हम उसको भी सप्लाई मानेंगे। या तो सर अगर आप लोग एक्सचेंज करोगे, हम उसको भी सप्लाई मानेंगे। नया मोबाइल खरीदा, पुराना मोबाइल दिया, नवी गाड़ी खरीदी, पुरानी गाड़ी दी, इसको भी सप्लाई मानेंगे। या तो आप कोई चीज को लीज पे लो, रेंटल पे लो, या किसी चीज का लाइसेंस लो यूज करने का, यानी कि आपके पास ओनरशिप नहीं आ रही है, टेम्पररी यूज करने का परमिशन आ रहा है, उसको भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। भैया अगर आपने कोई चीज का डिस्पोजल किया, परमानेंटली चीज को फेंक दिया, हम लोग उसको भी आपका सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो सप्लाई के अंदर हम लोग क्या मानेंगे? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल एक्सेट्रा। और भी कुछ करो हम उसको फिर भी सप्लाई मानेंगे। ये तो हमने सिर्फ आपको एग्जांपल दिए। और आपको मालूम है क्या हम क्या बोल रहे? इफ दिस ट्रांजेक्शन आर मेड और एग्रीड टू बी मेड, एग्रीड टू बी मेड, मेड मतलब क्या? एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना। जैसे शॉप में गए, 50 रुपए दिए, 1 लीटर दूध लेके आ गए, ट्रांजैक्शन इज मेड, इसके ऊपर तो जीएसटी आएगा ही आएगा, इसको हम सप्लाई तो मानेंगे। बट अगर आपने एग्रीड टू बी मेड किया इन फ्यूचर, उसको भी हम आपका क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। और ये ट्रांजैक्शन किसने करने चाहिए? फॉर कंसिडरेशन। ट्रांजैक्शन किसके लिए होना चाहिए? कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए बाय अ
पर्सन, ये ट्रांजैक्शन एक कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, पर्सन ने करना चाहिए। सर पर्सन मतलब या तो आप नेचुरल ह्यूमन बीइंग रह सकते हो जैसे आप और मैं, या तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन रह सकता है जैसे कि फर्म, एओपी, बीओआई, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटीज, वो सब आपके बन जाएंगे पर्सन के अंदर। और ये काम किसके लिए होना चाहिए आपका? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो बच्चों, मैं सब लिख के अगर ऑलरेडी आया रहता था, मेरे को आप लोगों को बताना बहुत ईजी है, बट अगर आप लोग मेरे साथ लिखोगे ना, रिवीजन ज्यादा अच्छे से होगा। तो ये पॉइंट्स को साथ में ना लिखते चलो, स्क्रिबल करते चलो, आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो अभी देखो अपन ने क्या देखा, सेक्शन 7(1) छोटा वाला ए, सप्लाई मींस ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, तुम कुछ भी करो, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, agreed made or agreed to be made for consideration by person in the course or furtherance of business। मतलब सर आप ये बोल रहे हो क्या, एक ट्रांजैक्शन को तभी सप्लाई माना जाएगा जब वो गुड्स और सर्विसेज और बोथ का हो, जिसके अंदर आपके दो बातें आनी चाहिए। एक तो पहला आना चाहिए आपका कंसिडरेशन, एंड दूसरा क्या आना चाहिए आप लोगों का? बिजनेस। तो सर मैं इसी को बोलूंगा कि समझो अगर आपका मनी एंड सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन है, प्योरली मनी एंड सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन है, तो इसको ना अपन ने गुड्स में भी कंसीडर नहीं किया है, इसको अपन ने सर्विसेज में भी कंसीडर नहीं किया है, इसके लिए ना अपन इसको कभी भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी 7(1) क्या बोलता? 7(1) बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, देखो इधर ट्रांजैक्शन हो रहा है बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल छोड़ के दूसरे कौन पर्सन रह सकते हैं? एओपी भी हो है, फर्म हो सकता है। ये ट्रांजैक्शन कर रहा है विथ इट्स मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर एओपी ने अपने मेंबर्स को कोई भी गुड्स और सर्विसेज और बोथ दिया और मेंबर ने इसको कंसिडरेशन पे किया, या फिर मेंबर ने एओपी बीओआई को कोई भी गुड्स और सर्विसेज दिए, एओपी बीओआई ने मेंबर को कंसिडरेशन किया, ये ट्रांजैक्शन को भी आपका सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग पर्संस के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, फिर 7(1) किसकी बात करता है? ये बात करता है भैया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। मतलब भैया अगर आपने इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज को इंपोर्ट किया और आपने कंसिडरेशन पे किया, फिर देखो आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए करो या बिजनेस पर्पस के लिए करो, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसको सप्लाई मान लेंगे। फिर आता है आपका शेड्यूल 1 है आपका सेक्शन 7(1) में। शेड्यूल 1 ये बोलता है कि ये 4 एक्टिविटीज को मैं मानूंगा सप्लाई इवन इफ नो कंसिडरेशन प्रेजेंट। मतलब ये 4 एक्टिविटीज है, मैं इसको सप्लाई मान लूंगा, अगर कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी मैं इसको क्या मान लूंगा? सप्लाई मान लूंगा। ठीक है, फिर आता है आपका 7(1) बड़ा वाला ए, ये बात करता है आपके शेड्यूल 2 के बारे में। किसके बारे में? शेड्यूल 2 का काम क्या है? ये बाइफरकेशन करता है एक ट्रांजैक्शन को एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये अपने आप में कोई सेक्शन नहीं है, ये मतलब ये सिर्फ एक ना बाइफरकेशन का काम करता है कि यार देख ट्रांजैक्शन, मैं बोलूंगा तू सप्लाई ऑफ गुड्स है या मैं बताऊंगा तू सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, फिर सर सेक्शन 7(2) किसकी बात करता है? ये बात करता है आपके शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 मतलब क्या? नेगेटिव लिस्ट। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, अपन इसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, और क्योंकि सप्लाई नहीं मानेंगे इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, फिर सर 7(3) किसकी बात करता है? 7(3) बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है एक ट्रांजैक्शन को बताना सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फ्यूचर में अगर कुछ जाके कंफ्यूजन आता है तो गवर्नमेंट को सेक्शन 7(3) ने ये अथॉरिटी दिया है कि आप बता दो एक ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो बस इतना है आपका सेक्शन 7। एक बार देख लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है तो सब लोग निकाल के रख लो फटक से। ठीक है, चलो ओके सर, यहां तक तो समझ गए। अभी अपन सीधा कौन से पॉइंट के ऊपर आएंगे? शेड्यूल 1 के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि बाकी जितना अपन ने लिखा है उतना ही अपना कंटेंट भी उतना ही है।
तो आ जाओ अभी सबसे पहले शेड्यूल 1 के ऊपर। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 यहाँ पे क्या बात कर रहा है अपन देखेंगे। किधर गया शेड्यूल 1? हाँ, शेड्यूल 1 सबसे पहले बात करते हैं कि सर देखो, अगर आप लोगों ने परमानेंट ट्रांसफर किया या डिस्पोजल किया बिजनेस एसेट का। सर परमानेंट ट्रांसफर का क्या मतलब है? परमानेंट ट्रांसफर यानी कि आपका ऐसा ट्रांसफर करना कि आपको उम्मीद ही नहीं है वो चीज आपको वापस मिले, या तो आपने कोई भी बिजनेस एसेट का डिस्पोजल कर दिया। डिस्पोजल कर दिया यानी कि इन शॉर्ट आपने उसको फेंक दिया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को अपन क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। देखो एक एग्जांपल से, जो आपके एग्जाम मतलब एग्जाम में भी आया हुआ है, एक पर्सन का बिजनेस था, उसने बिजनेस के लिए लेट से 100 एसी को परचेस किया, तो ये 100 एसी उसका बिजनेस एसेट बन गए। सबसे पहले सर देखो, बिजनेस एसेट को ना कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर अपन बोले ना, तो बिजनेस एसेट यानी कि अपने बिजनेस के लिए लिए हुए एसेट जिसके ऊपर अपने आईटीसी को क्या किया था? अवेल किया था। तो चलो वापिस थे, बिजनेस एसेट का कहीं पे भी डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिजनेस एसेट यानी कि आपने एसेट को बिजनेस के लिए लिया, आपने उसके ऊपर आईटीसी अवेल किया। तो ये अपने एग्जांपल देखो, एक पर्सन ने बिजनेस के लिए 100 एसी लिए, उसका आईटीसी यूज किया। अभी ये बंदे ने क्या किया, इसमें से 4 एसी है ना, उसका नया घर बन रहा था, घर को ट्रांसफर कर दिया अपने घर पे, उसने 4 एसी को बिठाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा, एक बिजनेस एसेट था आपका जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया, आपने उसको घर पे क्या कर दिया? परमानेंट ट्रांसफर। घर पे क्या कर दिया आपने? उसको परमानेंट ट्रांसफर। तो आप खुद से थोड़ी ना पैसा लेने वाले हो, तो गवर्नमेंट का बोलना है ये ट्रांजैक्शन को हम लोग आपका क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट हो गया परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया था। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे किसकी बात कर रहा है अभी, कि सप्लाई हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, और सप्लाई किसके बीच में हो रहा है आप लोगों का? डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, जो आपके बिजनेस पर्पस में हो रहा है। सर एक बात बताओ ना, रिलेटेड पर्सन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे देखो रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता। सबसे पहले, दे आर द ऑफिसर और डायरेक्टर इन वन अनदर बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे विजय सर है और यहाँ पे दर्शन सर है, दोनों करोड़पति आदमी, दोनों अपना अपना एक बिजनेस संभाल रहे। विजय सर के बिजनेस में दर्शन सर लीगल ऑफिसर है, दर्शन सर के बिजनेस में विजय सर टैक्सेशन ऑफिसर है। कौन से ऑफिसर है? टैक्सेशन ऑफिसर है। तो भैया ये दोनों पर्सन को क्या माना जाएगा? रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सच पर्संस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर। एक बिजनेस चल रहा था त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस, इसके अंदर टोटल 3 पार्टनर्स थे। लेट से पहला बन गया राज, दूसरा बन गया आपका शिव, तीसरा बन गया आपका विशाल। तो ये तीनों अभी मिलके क्या बन जाएंगे? एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन्स बन जाएंगे। थर्ड वाला पॉइंट आता है, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। विजय सर, दर्शन सर, ऋषभ सर, अभिषेक सर, ये सब एम्प्लॉयर है। अरे ये सब कौन है? एम्प्लॉयर है। और यहाँ पे बेचारा एक गरीब करण, मैं कौन बन गया? उनका एम्प्लॉय। तो हम लोग भी क्या बन गए? रिलेटेड पर्सन। फिर अगला पॉइंट बात करता है कि थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है या होल्ड कर रहा है आपके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट 25% ऑफ द वोटिंग शेयर। एटलीस्ट कितना परसेंट वोटिंग शेयर का बोला है? 25%। मतलब सुनो ना, ए ने बी के अंदर 40% शेयर होल्डिंग किया। कितना परसेंट शेयर होल्डिंग किया? 40%। तो ए और बी बन गई रिलेटेड पर्सन। बी ने सी के अंदर शेयर होल्डिंग किया 60%, तो कहना है से बी और सी रिलेटेड पर्सन बन गए। और इस हिसाब से ए और सी भी, ए और कौन? सी, ये लोग भी क्या बन गए? आपके रिलेटेड पर्सन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? आ जाओ। हाँ, अगला पॉइंट बात कर रहा है कि देखो, वन ऑफ देम कंट्रोल्स अदर, एक बंदा दूसरे को कंट्रोल कर रहा, या थर्ड पर्सन उन दोनों को कंट्रोल कर रहा, या दोनों मिलके थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। सर एग्जांपल से बोलो ना, सुनो। और देखो यहाँ पे, एक ही मिनट। हाँ, एग्जांपल से देखो, ए बी को कंट्रोल कर रहा, बी सी को कंट्रोल कर रहा, ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेटेड है, ए और सी रिलेटेड है। सर अगला वाला देखो, थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा, सी है ना, सी ए को भी कंट्रोल कर रहा, सी बी को भी कंट्रोल कर रहा।
ए और सी रिलेटेड, बी और सी रिलेटेड, ए और बी रिलेटेड। या तो ये दोनों मिलके थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे, ए और बी ये दोनों मिलके किसको कंट्रोल कर रहे हैं, सी। तो ए और सी रिलेटेड, बी और सी रिलेटेड, ए और सी रिलेटेड, ऐसा बोला है। अभी आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। अगर सर वो सेम फैमिली के मेंबर्स है ना, तो आप चेक करना सर क्या वो एक तो स्पाउस या चिल्ड्रन है क्या। अगर स्पाउस और चिल्ड्रन है ना, अपन उनको हमेशा फैमिली मानेंगे, भले ही वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे या ना रहे। बट सर अगर वो आपके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर है या सिस्टर है ना, अपन ये चेक करेंगे क्या वो आपके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है। अगर हाँ तो वो आपकी फैमिली है, अगर नहीं तो वो आपकी फैमिली नहीं है। सर एक एग्जाम्पल से बोलो ना यार, इसको भी ऐसे नहीं याद रहता तो एग्जाम्पल देखो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे पहले एग्जाम्पल है एक सन एक फादर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, सन डिपेंडेंट है फादर पे। सन किस पे डिपेंडेंट है, फादर। फादर खुद क्या है, इंडिपेंडेंट। तो कहना है इसे सन के लिए फादर अभी फैमिली है, सन के लिए फादर फैमिली है नहीं। सन के लिए फादर तभी फैमिली रहेगी जब फादर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। यहां पे फादर सन के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं। तो सन के लिए फादर फैमिली नहीं है, बट फादर के लिए सन फैमिली है। देखो इधर मैं बोलूंगा दो बातें, सन के लिए फादर फैमिली नहीं है क्योंकि फादर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट फादर के लिए सन फैमिली है क्या, आंसर इज यस। फादर के लिए सन तो हमेशा फैमिली है। सर केस 2, सन इंडिपेंडेंट है, सन क्या है, इंडिपेंडेंट। फादर उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। फादर सन के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी सोचो, अभी सन के लिए फादर फैमिली है क्या, हाँ अभी फैमिली है क्योंकि फादर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और सर फादर के लिए सन फैमिली है क्या, आंसर इज यस। फादर के लिए सन तो हमेशा फैमिली है ना, उसको ये उसके ऊपर का डिपेंडेंसी देखना ही नहीं है। सर थर्ड केस, सन इंडिपेंडेंट है, सन क्या है, इंडिपेंडेंट। फादर क्या है यहाँ पे, फादर भी इंडिपेंडेंट है। तो क्या होगा, तो सन के लिए फादर फैमिली नहीं है, सन के लिए फादर फैमिली नहीं है, बट फादर के लिए कहना है इसे अभी सन फैमिली बन जाएगा, फादर के लिए सन फैमिली बन जाएगा। और सर अगर दोनों डिपेंडेंट रहेंगे तो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, मम्मी पे, फिर तो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो गया ना, वो इधर आएगा ही नहीं, इधर यही आप लोगों के केसेस बनेंगे जो भी बन जाएंगे। डन है अपना ये वाला पॉइंट। अगर इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेना है तो लेके रख लो फटाक से, जल्दी जल्दी ले लो, ठीक है। हो गया फोटो वगैरह लेके, चलो बढ़ेंगे अभी अपन अपने अगले पॉइंट की तरफ। सर अगला पॉइंट क्या बोलता है ना, गिफ्ट की बात करता है। सॉरी सर रिलेटेड पर्सन में एक बाकी है ना, हाँ जी बाकी है। देखो रिलेटेड पर्सन में एक बाकी है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन का सोल एजेंट है या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर है, वापिस से क्या है, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर, तो वो दोनों भी रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। अगला पॉइंट बात करता है सर गिफ्ट की बात करो, तो देखो गिफ्ट यहाँ पे ना 3 टाइप के लोगों में रहेगा। एक तो रिलेटेड पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या तो नॉन रिलेटेड पर्सन। सबसे पहले अपन देखेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। देखो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक गिफ्ट दिया तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट सर अगर ये गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, पूरे अमाउंट पे लगेगा। मतलब मान लो मालिक केस 1 आपको गिफ्ट मिल रहा है 40,000 रुपए का, जीएसटी आएगा क्या, नहीं। सर केस 2 आपको गिफ्ट मिल रहा है 70,000 का, जीएसटी आएगा क्या, आएगा, पूरे 70,000 पे जीएसटी आएगा। सर केस 3 मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने पहले 30,000 रुपीज का गिफ्ट दिया, जीएसटी आएगा क्या, नहीं आएगा। सर बाद में उसने मुझे 50,000 का गिफ्ट दिया, चलो सर 50,000 थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। सर उसने बाद में मुझे 40,000 का गिफ्ट दिया, अभी मैं बोलूं पूरे साल का आपका गिफ्ट मिला के 70,000 रुपीज का हो गया, तो पूरे 70,000 के ऊपर अभी जीएसटी आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन। दूसरा वर्ड था सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई बिटवीन क्या बोला गया भाई, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो देखो अगर गवर्नमेंट का क्या बोलना है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको जीएसटी में क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट, इन एवरी स्टेट फ्रॉम वेयर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इज मेड, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इज मेड, आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, है ना। मतलब अगर कहीं से आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ना, तो हर एक स्टेट में ना आपको एक ही कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना बोला है। आप लोग क्या कर सकते हो, वॉलंटरीली मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। वॉलंटरी क्या कर सकते हो, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो सर यहां पे क्या बोल रहे, देखो एक पर्सन है, उसका महाराष्ट्र में एक GSTIN है रजिस्टर्ड, उसका दूसरा यूनिट है गुजरात के अंदर, उसका सेपरेट GSTIN है। तो ये दोनों एक दूसरे के बन जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बन जाएंगे आपके, डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा सर इसका ना गोवा में और एक बिजनेस है जो GST में रजिस्ट्रेशन लेने की बात ही नहीं करता, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये दोनों एक दूसरे के बन जाएंगे डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। क्या बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। तो सर अगर कोई भी सप्लाई आपका डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है या डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट के बीच में हो रहा है, कहने से उस केस में आपको कंसीडरेशन इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट ये सप्लाई हो रहा ना, या ये ट्रांजैक्शन हो रहा, अपन उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है सर, ये तो ठीक है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे उसका अंदाजा दो ना। तो देखो एग्जाम के लिए आपको मेन ये पूछा जाता है कि सर आप है ना ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो, क्या ट्रांसफर कर रहे हो, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो या ब्रांच में स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हो। तो देखो अब उसको डिफरेंट स्टेट में कर रहे हो या सेम स्टेट में कर रहे हो। अगर डिफरेंट स्टेट में कर रहे हो तो अपन उसको सप्लाई मानेंगे, क्योंकि आपके 2 रजिस्ट्रेशन हो गए, तो आप लोग क्या बन जाओगे, डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाओगे। बट सर अगर आप उसको सेम स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हो, लेट से मेरी फैक्ट्री पुणे में है, मेरा वेयर हाउस मुंबई में, ठीक है, तो अगर मेरे पुणे से मुंबई में ट्रांसफर हो रहा है तो आपको ये चेक करना है इसके रजिस्ट्रेशन कितने। अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। बट पुणे का रजिस्ट्रेशन अलग है, मुंबई का रजिस्ट्रेशन अलग है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगा, और अपन इसको सप्लाई मानेंगे। इसको अपन क्या करेंगे, सप्लाई मानेंगे। ठीक है, ठीक है क्या सर। उसके बाद में बात कर रहा है सर्कुलर रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं ना बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को ये तीनों केसेस इधर बताऊंगा क्या आएगा। सबसे पहला केस बात करता है कि सर आपने क्या किया, एयरक्राफ्ट के जो इंजिन्स है, आपकी एयरक्राफ्ट कंपनी है, आपने एयरक्राफ्ट के इंजिन्स बोल दो या आपने पार्ट्स बोल दो, आपने उसको ब्रांच ट्रांसफर किया, आपने उसको क्या किया, ब्रांच ट्रांसफर किया, तो भैया हम उसको सप्लाई मानेंगे क्योंकि आपने ब्रांच को ट्रांसफर किया है आपका बिजनेस का प्रोडक्ट। सर सेकेंड बात, आपका कन्वेयंस है, आपका क्या है, कन्वेयंस। मतलब मान लो आपकी एक गाड़ी है, ये गाड़ी ना, ये गाड़ी आपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भेजी, ये गाड़ी को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भेजा, तो पर्पस देखो इसका क्या था, इसका पर्पस अगर ट्रांसपोर्टेशन, क्या पर्पस था इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर को लेके जा रहा है, तो इसको सप्लाई थोड़ी ना मानेंगे। वो वहां पे गया, पैसेंजर या गुड्स को ड्रॉप किया, वापस से रिटर्न आ गया, अपन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर आपने उसको सप्लाई किया है, मतलब आपने एक ब्रांच से आपके कन्वेंस को दूसरे ब्रांच में भेजा फॉर फर्दर सप्लाई, किसके लिए भेजा आपने उसको, फर्दर सप्लाई। आपने महाराष्ट्र से गाड़ी एमपी में भेजी, एमपी में क्यों भेजी, क्योंकि आप उसको आगे बेचने की है गाड़ी, तो अपन इसको सप्लाई मानेंगे, अपन इसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट यहां पे रहता है आप लोगों का, रिपेयर्स मटेरियल, टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। अभी मान लो मेरे ना 10 स्टेट के अंदर बिजनेस है, 10 स्टेट के अंदर मेरी फैक्ट्री है, मेरा हेड ऑफिस महाराष्ट्र के अंदर है, मैं बाकी के 9 स्टेट में क्या करता, मैं खुद जाके वहां पे जो भी प्लांट एंड मशीनरी है ना उसको रिपेयर का सर्विस देता, उसको रिपेयरिंग का सर्विस दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने मेरे को एक पहला क्वेश्चन क्या बोला कि देख तू अभी तेरे महाराष्ट्र में से 10 लोकेशन के लिए रिपेयर्स का मटेरियल लेके जा रहा, तेरे को ये मालूम ही नहीं है तू सामने कितना मटेरियल यूज करने वाला है, छोटे छोटे नट बोल्ट ले, छोटे मोटे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के सामान है। तो जब तू गुड्स को लेके बाहर निकलेगा ना उसको सप्लाई मत मानना, बट जब तू सामने वाले के स्टेट में जाके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करेगा ना तब उसको सप्लाई मानना। तो जो मेरा रिपेयर्स एंड स्पेयर पार्ट का टूल है ना, while taking out अपन इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, अपन इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट जब उधर जाके तूने एक्चुअल में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम किया, कौन सा काम किया, एक्चुअल में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम किया,
तब अपन उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, फोटो लेना चाहिए, लिख के रखना चाहिए कहीं। तो इतने 3 पॉइंट्स के अंदर ये सारी प्रोविजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो डन है बच्चों, यहां तक डन है क्या, बोलो जल्दी से। चलो जी सर, यहां तक डन है, ओके परफेक्ट, थैंक यू। अगला पॉइंट बात कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखो भैया, सबसे पहले ना एक बात के ऊपर फोकस करना, यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ किसकी चालू है, गुड्स। मतलब सर यहाँ पे सर्विसेज आपके कवर्ड नहीं है, आपके यहाँ पे क्या कवर्ड नहीं है, सर्विसेज कवर्ड नहीं है। और सर शेड्यूल 1 के पैरा 3 में आने के लिए ना एक कंडीशन है, एक कंडीशन है यहाँ पे जो इनवॉइस है ना, इट शुड बी इन द नेम ऑफ एजेंट, इट शुड बी इन द नेम ऑफ एजेंट। तो देखो अगर एजेंट आगे माल बेच रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर के पास जो इनवॉइस जा रहा है वो एजेंट के नाम पे चाहिए, या एजेंट है ना प्रिंसिपल के बिहाफ पे सर्टेन गुड्स को बाय कर रहा है, जिसको प्रोक्योरमेंट एजेंट बोलते, तो सप्लायर ने इनवॉइस एजेंट के नाम पे देना चाहिए, एजेंट ने आगे प्रिंसिपल को इशू करना चाहिए। तो इनवॉइस आपका एजेंट के नाम पे रहना कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, देखो प्रिंसिपल ने गुड्स दिए एजेंट को, एजेंट ने आगे बेचे कस्टमर को उसके नाम पे, या तो सप्लायर ने गुड्स दिए एजेंट को, एजेंट ने आगे किसको बेचे, प्रिंसिपल को, और यहाँ पे सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया था एजेंट के नाम पे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट प्रिंसिपल के ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं भी रहा तो भी हम लोग उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में सर अगला पॉइंट बात करता है डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट, इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब बेसिकली रहता है एक एजेंट जो गारंटी कर रहा है पेमेंट टू सप्लायर। देखो प्रिंसिपल ने एजेंट को एक 10 लाख रुपीस का गुड्स दिया था, एजेंट को बोला था आगे कस्टमर को बेच दे, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे। 1 महीने बाद अगर समझो कस्टमर ने पेमेंट ही नहीं किया तो कहना इसे अल्टीमेटली प्रिंसिपल का 10 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक ऐसे एजेंट को ढूंढते जो एजेंट गारंटी लेता है कस्टमर पेमेंट देगा। सर फिर भी कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया तो एजेंट अपने पॉकेट से प्रिंसिपल को पैसा देगा। तो सर इधर तो एजेंट की रिस्क है, हाँ उसकी रिस्क है, इसके लिए वो यहाँ पे कमीशन भी थोड़ा हायर रेट पे चार्ज करता है। ठीक है, ओके सर। सर अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखो प्रिंसिपल ने ना, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझ के लेना, प्रिंसिपल ने एक गुड्स दिए थे 1 लाख रुपए के, गुड्स कितने के थे, 1 लाख। प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या बोला था, तू 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे, 1 महीने का कौन सा पीरियड दे, क्रेडिट पीरियड दे। कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड चाहिए, मुझे कितने महीने का क्रेडिट पीरियड चाहिए, 2 महीने का। तो कहने से उसने 1 मंथ का एडिशनल क्रेडिट पीरियड मांगा, 1 मंथ का उसने क्या मांगा, एडिशनल क्रेडिट पीरियड। उसको बोला हम तेरे से 1% इंटरेस्ट लेंगे, 1 लाख का 1% कितना आ जाता, 1000। कस्टमर बोला ओके। अभी यहाँ पे ये जो एजेंट है ना, एजेंट ने जो सप्लाई किया ना उसका इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे गया, किसके नाम पे गया, प्रिंसिपल के नाम पे गया। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप आएगा ही नहीं, आने के लिए इनवॉइस एजेंट के नाम पे चाहिए था, तो यहाँ पे एजेंट का इनवॉइस माना ही नहीं जाएगा, है ना। देखो इस डीएस से एजेंट एज पर शेड्यूल 1 पैरा थे, इधर थोड़ा सा चेंज हो गया, इधर नो यस को ना उल्टा चेंज कर दो। ठीक है, अगर वो एजेंट नहीं है तो क्या बोलते कि ये जो शॉर्ट टर्म लोन दिया ना ये इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है, ऐसा माना जाएगा प्रिंसिपल ने जो गुड्स सप्लाई किए वो गुड्स 1,01,000 रुपीज के सप्लाई हो रहे। यहाँ पे 1,000 रुपीज जो इंटरेस्ट है ना वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में, याद है अपन देखते हैं एनहांस कॉम्पेंसेशन, वो बोल के ऐड हो जाएगा और माना जाएगा प्रिंसिपल ने कस्टमर को गुड्स बेचा है 1,01,000 रुपीज का। बट सर अगर समझो इनवॉइस आगे एजेंट ने खुद के नाम पे इशू किया है तो ऐसे क्या माना जाएगा इस केस में कि ये जो 1 लाख रुपीज है ना, 1 लाख, ये 1 लाख रुपीज आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है, और दूसरा वाला जो 1,000 रुपीज था ना ये 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट का सर्विस है। कौन सा सर्विस है, इंटरेस्ट का सर्विस है। यानी कि यहाँ पे लोन दिया है बाय एजेंट टू कस्टमर, तो 1 लाख रुपीज को सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा, 1,000 को सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। वो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, क्लियर है।
फिर लास्ट में एक पॉइंट आता है आपका इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। मैं ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस को ना एक मास्टर चार्ट से आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। सर अगर आप लोग सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन नहीं है। क्या देखोगे, बोलो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं है। सर कंसिडरेशन है, हमेशा इसको सप्लाई मानने का इसका पर्पस देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 7(1)(b, अरे एक ही मिनट, क्योंकि है ना सर सेक्शन 7(1)(b ने, कौन से सेक्शन ने, 7(1)(b ने मुझे ये बात बोली है कि अगर भैया तू सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है और तू उसके बदले में कंसिडरेशन दे रहा है, फिर तू उसको बिजनेस पर्पस के लिए कर या नॉट इन द बिजनेस पर्पस कर, यानी कि कौन से पर्पस के लिए कर, पर्सनल पर्पस के लिए कर, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा के लिए अपन उसको क्या मानेंगे, आपका सप्लाई मान लेंगे। बट सर अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो है ना मालिक तू यहाँ पे ना पर्पस को सॉरी तू यहाँ पे ये देखना तूने उसको किससे इंपोर्ट किया है, तूने उसको रिलेटेड पर्सन से किया है या नहीं। अगर तूने उसको रिलेटेड पर्सन से नहीं किया तो उसको सप्लाई मत मान। सर अगर रिलेटेड पर्सन से किया तो, रिलेटेड पर्सन से किया तो पर्पस चेक करना, या तो तेरा पर्पस बिजनेस रहेगा या तो पर्सनल रहेगा। अगर पर्सनल रहेगा तो सप्लाई नहीं मानने का, बिजनेस रहेगा तो सप्लाई कंसिडर करने का। सर ये एक चार्ट लिखवा के दो ना, हमने कभी लिखा नहीं है, पहले लिखो। चलो सब लोग मेरे साथ लिख के ले लो फटक से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी लिख लो, मास्टर चार्ट है, एग्जाम में 2 मार्क्स आपके पक्का सिक्योर करेगा ये। देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे सबसे पहला वाला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेबल या पेड, कुछ भी लिख दो। कंसिडरेशन पेड है तो अपन इसको क्या मानेंगे, ऑलवेज अपन इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ये पॉइंट लिखा है आपका सेक्शन 7(1)(b में। बट सर अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो अपन चेक करेंगे आपने इसको इंपोर्ट किससे किया, इंपोर्टेड फ्रॉम, इंपोर्टेड फ्रॉम। 2 बातें, एक तो आ जाएगा आपका रिलेटेड पर्सन, क्या आ जाएगा, रिलेटेड पर्सन और एसोसिएट एंटरप्राइज, और एसोसिएट एंटरप्राइज। या तो दूसरा बोलेगा सर आपने इसको इंपोर्ट किया किसी अदर पर्सन से। भैया देखो अदर पर्सन से किया ना तो अपन इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, अपन इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर ये आप लोगों ने इंपोर्ट किया है रिलेटेड पर्सन से या एसोसिएट एंटरप्राइज से, तो अपन उसका क्या चेक करेंगे, पर्पस चेक करेंगे। पर्पस 2 टाइप के रह सकते, एक तो रहेगा आपका बिजनेस पर्पस, दूसरा रहेगा आपका पर्सनल पर्पस। सर पर्सनल पर्पस है तो अपन भैया उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, और अगर ये बिजनेस पर्पस है तो अपन उसको सप्लाई मानेंगे किसके हिसाब से, पैरा 4(2) शेड्यूल 1, इसके हिसाब से मानेंगे। देख लो ये एक मास्टर चार्ट है जिसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। 25 सेकेंड्स का टाइम है, सबके पास जल्दी से लिख के ले लो फटाफट। चलो 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 गाइस जल्दी जल्दी लिखो। चलो लास्ट के 10 सेकंड है, जल्दी लिख लो सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है चलो हो गया यहाँ तक, तो अपना ये हो गया शेड्यूल 1 का, शेड्यूल 1 का पैरा 4 अपन ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है सर अभी है ना, और इसी वीडियो के अंदर है ना बस और 2 ही चीज अपन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे सर। 2 चीज में अपन पहली चीज क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि सर यहाँ पे ना कंसिडरेशन की बात की है 3 नीचे के सिनेरियोज में। एक तो सर सबसे पहले ना डोनेशन का बात चालू है, तो सर डोनेशन के टाइम पे आपको क्या देखने का है, तो सर उसका भी चार्ट बोलो नहीं का था। तो ये देखो चार्ट, जब भी आप लोग किसी को डोनेशन कर रहे हो ना, तो आपके डोनेशन का पर्पस क्या है वो आपको हमेशा देखने का है। सर पर्पस आपका 2 टाइप का रह सकता है,
या तो आपका पर्पस क्या है किसी को भी डोनेशन देने का, एडवर्टीजमेंट आपका पर्पस है, या तो फिलियंथोरॉफी, फिलियंथोरॉफी, स्पेलिंग को इग्नोर कर दो आप लोग। सर फिलियंथोरॉफी का मतलब क्या है? नो कमर्शियल गेन। फिलियंथोरॉफी मतलब क्या? नो कमर्शियल गेन। आपने ना पैसा कमाने के लिए या कोई एडवर्टीजमेंट करने के लिए डोनेशन नहीं कर रहे हो, आपने आपकी श्रद्धा से, आपकी श्रद्धा मतलब आपकी भावना से, भावना मतलब आपकी इच्छा से अगर आपने किसी को डोनेशन किया ना, तो इसको अपन कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। बट अगर आपका डोनेशन करने के टाइम पे इंटेंशन है ना बिजनेस को एडवर्टीजमेंट करना था, तो भैया सप्लाई मानना पड़ेगा, इसको सप्लाई मानना पड़ेगा। सर एग्जांपल दो ना, सुनो ना, जेठालाल ने ना एसी को डोनेट किया, और एसी को डोनेट करने के टाइम पे उसने क्या लिखा? डोनेटेड फ्रॉम गढ़ा फैमिली। उसका कोई एडवर्टीजमेंट का पर्पस नहीं था यहाँ पे, इसके ऊपर अपन इसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। बट उसने डोनेट किया, उसके ऊपर लिखा डोनेटेड बाय गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रैकेट में सबसे अच्छा सबसे सस्ता, उसने इसे लिख के दे दिया। तो इस केस में उसने जो डोनेशन दिया वहां पे उसका एडवर्टीजमेंट था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करना, तो उसको अपन कंसिडरेशन मानेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। सब पॉइंट नंबर 2 किसकी बात करता है? पॉइंट नंबर 2 बात करता है आपका आर्ट वर्क जो भेजा गया है बाय आर्टिस्ट टू आर्ट गैलरी। सर एग्जाम्पल से बोलो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो यहां पे आपको याद है अपने मजनू भाई, यहाँ पे अपने मजनू भाई है वेलकम मूवी के, ऐसे चश्मा निकल के देखते, उसने क्या किया? उसने एक पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग किसको दे दी? आर्ट गैलरी। उसने क्या ट्रांसफर किया? अपनी पेंटिंग। सर एक तो सबसे पहली बात, क्या पेंटिंग बिजनेस के अंदर आता क्या? तो आंसर इज यस, क्योंकि पेंटिंग आपका वोकेशन माना जाता, और सर ट्रांसफर आपका सप्लाई माना जाता। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपका इन द नेचर ऑफ सप्लाई है, आपका बिजनेस का प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा। बट भैया मैं बोलूं क्या, ये ट्रांसफर के टाइम पे आर्ट गैलरी ने कोई भी कंसिडरेशन को पे नहीं किया रहेगा, आर्ट गैलरी ने कंसिडरेशन को पे नहीं किया। तो क्योंकि कंसिडरेशन मिसिंग है, ये ट्रांजैक्शन को अपन ने सप्लाई नहीं माना। फिर यहां पे क्या हो गया? आर्ट गैलरी में ना पोटेंशियल बायर है। कौन है आपके? पोटेंशियल बायर है। जहां पे आई थी इशिका भाभी, इशिका भाभी ने क्या किया? आर्ट गैलरी को कंसिडरेशन पे किया, और ये जो आर्ट वर्क है उसको बाय किया, आर्ट वर्क को क्या किया? बाय किया। अभी मैं बोलूं क्या? कंसिडरेशन फ्लो हो गया, कंसिडरेशन फ्लो हो गया। तो यहां पे अभी आपका बिजनेस भी हो गया और आपका कंसिडरेशन भी फ्लो हो गया। तो जब ये भाभी ने, मतलब अपनी भाभी ने इसको बाय किया, कंसिडरेशन दिया, तब ये ट्रांजैक्शन को अपन क्या मानेंगे? आपका सप्लाई मानेंगे। यानी कि जब आर्टिस्ट आर्ट गैलरी को अपना आर्टवर्क ट्रांसफर करता है, तब क्योंकि कंसिडरेशन मिसिंग रहता है अपन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट जब बायर आके आर्ट गैलरी को कंसिडरेशन देता है और पेंटिंग को बाय करता है, तब वो ट्रांजैक्शन को अपन सप्लाई मानेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 किसकी बात करता है? नो क्लेम बोनस। किसकी बात करता है? नो क्लेम बोनस। मैं ये एग्जांपल में तुम्हारे को मेरा दुख दर्द पीड़ा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, मैं सच में तुम्हारे को एक बात बता रहा हूं, ये जो मेरे एम्प्लॉयर है ना, 2 एम्प्लॉयर, उनमें का एक एम्प्लॉयर है ना विजय सर, तुम लोग तो ऑफकोर्स पहचानते रहेंगे उनको, तुम्हारे को एक सच्ची कहानी बताता। ये बंदा है ना, ये बंदा अपने गाड़ी का साल का 2,40,000 रुपए का इंश्योरेंस भरता। आई मीन भरते, सॉरी वो एग्जाम्पल में बोल दिया। कितना कितना भरते वो अपने साल का इंश्योरेंस? 2,40,000 रुपए का इंश्योरेंस भरते, और मेरे को पगार देते 20,000 रुपए महीना। मेरा सैलरी है 20,000 रुपए महीना। तुम देखो जितना मेरा साल का इनकम है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में, उतना बंदा साल का प्रीमियम पे करता है। ऐसा नहीं कभी कि उसकी सैलरी बढ़ा दूं, थोड़ा बहुत छोटा भाई समझ के दे दूं ना, 20,000 रुपए देंगे, खुद 2,40,000 रुपए का प्रीमियम भरते। छोड़ो, क्या हो गया? इन्होंने एक प्रीमियम निकाला था एक साल के लिए, जो वैलिड था 1 अक्टूबर 25 से लेके 30 सितंबर 26 तक। ये पीरियड के लिए इनका इंश्योरेंस वैलिड था। भगवान की दया से ना इनका कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे, इनका कुछ भी नहीं हुआ, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, तो इनको क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अगली बार वापिस से 1 अक्टूबर 26 से लेके 30 सितंबर 2027 का इंश्योरेंस निकालने के लिए गए। इन्होंने पूछा प्रीमियम कितना है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोली करण सर का जितना साल का इनकम है उतना। बोले 2,40,000, बोले हाँ। पर कंपनी ने क्या बोला, क्योंकि आपने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं किया था ना, हम आपको 40,000 रुपए का क्या देंगे? नो क्लेम बोनस देंगे। क्या देंगे? नो क्लेम बोनस। अभी देखो भैया,
ये जो नो क्लेम बोनस है, इसके अंदर मैं बोलूं क्या, विजय सर ने कोई भी सर्विसेज नहीं दी इंश्योरेंस कंपनी को। विजय सर ने कोई सर्विसेज दी क्या? नहीं दी। अच्छा, ऐसा था क्या कि इंश्योरेंस कंपनी ने विजय सर को बोला था कि आप प्लीज क्लेम मत करो करके, तो हम 40,000 रुपए आपको दे रहे? ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो यहाँ पे विजय सर ने कोई सर्विसेज दी नहीं थी, तो ये 40,000 को ऐसे मानेंगे ही नहीं कि इट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय विजय सर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है। ये 40,000 रुपीज आपका खाली क्या है, डिस्काउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी ने विजय सर को दिया। तो विजय सर के लिए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा 2 लाख रुपीज, यानी कि विजय सर 2 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा आगे पे करेगा गवर्नमेंट को। क्लियर है? डन है यहां तक? चलो, तो आज के लेक्चर का अपना एक लास्ट का रिवीजन वाला पॉइंट अपन देखेंगे यहाँ पे, जो बात करता है आपका शेड्यूल 2 के बारे में। सिर्फ शेड्यूल 2 अपन पढ़ेंगे इस रिवीजन वीडियो के अंदर, बाकी का जो भी कंटेंट है अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। सर अगला पॉइंट किसकी बात करता है? तो अगला सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट बात करता है आपका ट्रांसफर के बारे में। देखो भैया, जब भी ट्रांसफर की बातें आती है ना, ट्रांसफर आपका 2 टाइप का हो सकता है। ट्रांसफर या तो आप दे सकते हो सामने वाले को टाइटल इन गुड्स, क्या दे सकते हो? टाइटल इन गुड्स, या तो आप लोग सामने वाले को दे सकते हो राइट टू यूज गुड्स। ट्रांसफर क्या हो सकता है आपका? टाइटल हो सकता है, या तो ट्रांसफर हो सकता है राइट टू यूज। देखो सर, अगर आप सामने वाले को टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, इमीडिएटली आज के दिन पे आप उसको टाइटल को ट्रांसफर करो, या तो आप टाइटल सामने वाले को ट्रांसफर करो फ्यूचर डेट में, या तो आज करो या तो फ्यूचर डेट में करो, अपन इसको मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। बट सर अगर आपने किसी को राइट टू यूज दिया, अपन उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर आप एग्जाम्पल से बोलो। देखो, मैं एक शोरूम में गया, मैंने एक्टिवा खरीदी, 1,20,000 रुपए दिए, मैं बोलूं मेरे को ओनरशिप मिल गया गाड़ी का, ये बन गया सप्लाई ऑफ गुड्स। सर ओनरशिप फ्यूचर में कब ट्रांसफर होता? तो हायर परचेस वाला एक एग्रीमेंट रहता, जब जो बंदा रहता जो लास्ट का इंस्टॉलमेंट पे करता तो उसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर होता, तो ये ट्रांजैक्शन को भी आपका सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। तो सर राइट टू यूज आप कैसे क्या दे सकते हो किसी को? समझो मुझे कहीं तो घूमने जाने का था, जिसके लिए मैंने एक दिन के लिए जूम कार को रेंट पे लिया। अब कौन है ना जूम कार, एक दिन का मैं प्रीमियम पे करके गाड़ी को यूज कर सकता, तो मुझे एक दिन के लिए गाड़ी को यूज करने का परमिशन मिला, ओनरशिप मिली क्या? नहीं। तो इसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट बात करता है, सर अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे लिया या लीज पे लिया, यानी कि सर बेसिकली अगर मैंने इसको टेम्पररी लिया ना, तो अपन उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर अगला पॉइंट बात करते हैं, अगर मैं ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा हूं सामने वाले के पर्सन के गुड्स को, किसके ऊपर दे रहा हूं ट्रीटमेंट? सामने वाले के पर्सन के गुड्स को, तो उसको अपन मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। सर एग्जांपल से बताओ तो सुनो, मेरे पास एक है ना शर्ट का मटेरियल था, शर्ट का क्या था मेरे पास? मटेरियल था। मैंने ये शर्ट का मटेरियल दे दिया टेलर को। अभी टेलर ने क्या किया? ये मटेरियल लिया, उसके ऊपर उसने अपना लेबर सर्विसेज दिया है ना, उसने उसके बटन्स वगैरह यूज किए, थ्रेड वगैरह यूज किए, और मटेरियल से मुझे उसने शर्ट बना के दे दिया। तो यहाँ पे मेरे गुड्स के ऊपर टेलर ने अपना सर्विसेज भी दी, अपने गुड्स भी दिए, इसको बोलते हैं अपना जॉब वर्क। और ये जॉब वर्क आपका क्या बोल के क्लासीफाई हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है सर। सर उसके बाद में ना आप ट्रांसफर कर रहे हो आपके बिजनेस एसेट को, तो ये एक बहुत शानदार चार्ट है, ये चार्ट से देखना आप लोग। सर अगर आपने बिजनेस एसेट को ट्रांसफर किया ना आपके, तो आप उसका नेचर देखो। अगर आपने उसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, आपने उसको कैसा ट्रांसफर कर दिया? परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, तो अपन उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। बट सर अगर आपने उसको टेम्पररी ट्रांसफर दिया, या तो इधर एक पॉइंट को लिख दो, प्राइवेट यूज के लिए लिया। किसके लिए लिया? प्राइवेट यूज, तो अपन उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लास्ट पॉइंट आता है, पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। इसको बहुत ध्यान से समझ के लेना। मैंने मेरे बिजनेस के लिए 100 फोन्स खरीदे थे, जिसके ऊपर क्रेडिट आ रहा था 10 लाख रुपए। क्रेडिट कितना था? 10 लाख। मैंने यहां पे 10 लाख का आईटीसी क्लेम कर लिया। आउट ऑफ दिस 100 फोन मैंने सेल कर दिए 60 फोन, जिसके ऊपर मेरा टैक्स कलेक्ट किया मैंने 7 लाख रुपीस का।
तो कहना है इसे आज के टाइम पे मेरे पास स्टॉक में 60 मोबाइल फोन है और इसके ऊपर का क्रेडिट मेरे पास कितना बच रहा है, 3 लाख रुपए का बच रहा है. बाय एनी रीजन नाउ आई एम सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है. मेरी डेथ हो गई या मैंने मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, मेरी मर्जी, या तो मेरा प्रोप्राइटरशिप को मैंने पार्टनरशिप में ट्रांसफर कर दिया बाय एनी रीजन. गवर्नमेंट मेरे को क्या बोल रहा, गवर्नमेंट बोलता है यार करण तूने ना चीटिंग किया. बोला मैंने चीटिंग कैसा किया? बोले देख तूने 100 मोबाइल फोन खरीदे थे. मैं बोला हाँ. बोले मैंने तुझे 10 लाख का क्रेडिट पूरा यूज करने दिया क्योंकि तू 100 मोबाइल फोन बेचेगा, तू कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेगा, जो भी वैल्यू एडिशन रहेगा तो मुझे उसके ऊपर टैक्स देगा. बोला बराबर है. बोले यार तूने तो सिर्फ 40 मोबाइल फोन बेचे. ना यार मेरी क्या गलती, अभी 60 मोबाइल फोन मेरे पास स्टॉक में है, मैं नहीं बेच पा रहा उसको, मैं अभी टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूं. गवर्नमेंट बोलता है देख तू टैक्सेबल रहे या ना रहे मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ईमानदारी में भरोसा करके तुझे 100 मोबाइल का क्रेडिट लेने दिया था ना. हाँ तो अभी मेरे को ये 60 मोबाइल फोन के ऊपर भी टैक्स चाहिए. देख अगर तू टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो क्या तेरा बिजनेस कोई दूसरा बंदा कंटिन्यू कर रहा है क्या? हाँ अगर तेरा बंदा दूसरा कोई कंटिन्यू कर रहा है, लेट्स से तू फादर है, तू कौन है? फादर. अभी तू टैक्सेबल पर्सन नहीं बच रहा, तू टैक्सेबल पर्सन नहीं बच रहा, क्या तेरा सन बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला है? अगर तेरा सन बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा तो 60 मोबाइल फोन को वो सप्लाई कर देगा, वो टैक्स को कलेक्ट करेगा, वो मुझे पैसा दे देगा ना. तो जब तू टैक्सेबल पर्सन से सीज हो रहा है ना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उसको सप्लाई नहीं मानूंगा. अगर बिजनेस आगे कोई भी कंटिन्यू कर रहा, लेट्स से फादर पहले एक प्रोप्राइटरशिप बोल के काम कर रहा था, अभी फादर एंड सन ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चालू कर दिया, तो बेसिकली ये बिजनेस अभी पार्टनरशिप फर्म में चला गया. इसका GSTIN नंबर अलग था, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, तो प्रोप्राइटरशिप अभी टैक्सेबल पर्सन नहीं बच रहा, बट ये बिजनेस अभी कंटिन्यू हो रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, तो अपन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. बट तेरा बिजनेस तो आगे कंटिन्यू कर ही नहीं रहा है, तो जितने तेरे पास मोबाइल फोन स्टॉक में थे ना, जितने मोबाइल फोन तेरे पास क्या थे? स्टॉक में थे, मैं उन सबको क्या मान लूंगा? सप्लाई ऑफ गुड्स मान लूंगा. फिर तू बेच या मत बेच, तेरे को पैसा मिले या ना मिले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको क्या मान लूंगा? सप्लाई ऑफ गुड्स मान लूंगा. क्लियर है यहां तक? चलो ओके. तो एक बार ये चार्ट को ना अपन वापिस से देखेंगे, सब लोग एकदम फोकस करना स्क्रीन के ऊपर, मैं सारे पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूं. अगर आपने आपका बिजनेस एसेट को ट्रांसफर किया तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करना उसका ट्रांसफर का नेचर क्या है. नेचर या तो रहेगा आप लोगों का परमानेंट, या तो टेम्पररी, या तो पर्सन सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन. परमानेंट नेचर का अगर आपने ट्रांसफर किया तो उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स. टेम्पररी नेचर का किया या बिजनेस एसेट को अपने प्राइवेट यूज के लिए भी लगाया तो उसको मानेंगे अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज. और अगर पर्सन इज सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन तो देखना क्या बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है क्या. अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न बोल के कंटिन्यू हो रहा है तो अपन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. बट अगर बिजनेस भी कंटिन्यू नहीं हो रहा तो मालिक जितना भी आपके पास स्टॉक में गुड्स पड़ा हुआ है ना, मैं पूरे गुड्स को मान लूंगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर तू उसको बेच या मत बेच. क्लियर है यहां तक? ओके मालिक अभी ना ये जो अगला पॉइंट है ना पैरा 5 में जितनी भी एक्टिविटीज है ना, सारे एक्टिविटीज को माना हुआ है सप्लाई ऑफ सर्विसेज. क्या माना हुआ है इसको? सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये तो ऊपर भी था ना, इधर पैरा 2 के अंदर. पैरा 2 में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग था, तो सर सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आता है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में? आंसर इज नो. मेरा कोई एक आधा स्ट्रक्चर है अदर देन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग. एग्जांपल मेरी बिल्डिंग के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन का टावर है, या मेरी ऑयल रिफाइनरीज है समुद्र के अंदर, ये भी मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी. अगर उसको मैंने रेंट पे दिया, उसको किस पे दिया? रेंट पे दिया, तो वो क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बन जाएगा. ठीक है सर. अगला पॉइंट है ना, बहुत ध्यान से ना एक एग्जांपल के साथ सुनना. ठीक है, यहाँ पे ना मेरा एक कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है. कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है. लेट्स से ये कंस्ट्रक्शन था मेरा 100 फ्लैट्स का, जिसका अमाउंट था 100 करोड़. अमाउंट कितना था? 100 करोड़. सर यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चालू होने से लेके कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक है ना मेरे 60 फ्लैट्स बुक हो गए. कितने फ्लैट्स बुक हो गए? 60 फ्लैट्स बुक हो गए. और ये 60 फ्लैट्स का मिलके मुझे 15 करोड़ रुपए एडवांस मिल रहा. 15 करोड़ का क्या मिल रहा? एडवांस मिल रहा. तो भैया यहाँ पे ये जो पीरियड है ना, कौन सा पीरियड?
कंस्ट्रक्शन चालू होने से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक यहाँ पे आपके जितने भी फ्लैट्स हुए, ये पूरे के पूरे फ्लैट्स को अपन क्या मान लेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे फॉर एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट मतलब सर ये 60 फ्लैट्स का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 60 करोड़। तो पूरे 60 करोड़ को अपन क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। सिर्फ 15 करोड़ को मानेंगे क्या, आंसर इज नो। पूरा जो मेरा 60 करोड़ है उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब सर अगर मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में अगर मुझे एंटायर कंसीडरेशन मिल रहा, देखो मेरे 40 फ्लैट्स, कितने फ्लैट्स थे, 40 फ्लैट्स, इसका मुझे कंसिडरेशन कब मिल रहा, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, है ना। एंटायर कंसिडरेशन कब मिल रहा, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अपन इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर है। तो वापिस से शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी कंस्ट्रक्शन की बात करता है, बिल्डिंग की। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले सर इधर एक दूसरा वर्ड भी आता है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। क्या वर्ड आता है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। एग्जाम में दिया रहेगा आप लोगों को। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के पहले अगर मुझे एनी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन मिलता है तो वो एंटायर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन को सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। और अगर पूरा कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में मिलता है तो उसको अपन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। सर पैरा 2 के अंदर अभी पैरा 5 में थर्ड पॉइंट कि अगर मैंने किसी भी पर्सन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को टेम्पररी ट्रांसफर किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि क्या आ गया आप लोगों का, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, उसको अगर आप सामने वाले को टेम्पररी दे रहे हो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। फिर पैरा 5 के अंदर शेड्यूल 3 पैरा 5 का फोर्थ पॉइंट बोलता है कि सर अगर सामने वाले बंदे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या तो डेवलप कर रहे हो, या तो मॉडिफाई कर रहे हो, या तो कस्टमाइज करके दे रहे हो, आपके पास बना हुआ नहीं, आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दे रहे हो, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट बात करता है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग तो भी माना जाएगा आप लोगों ने सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया। आपको याद है वो थोड़ी देर पहले सीए और पान वाले का एग्जांपल, तो सुनो ना, सीए ने कुछ नहीं करना भी क्या माना गया था, सप्लाई माना गया था, और उसको इन रिटर्न कंसिडरेशन मिल रहा था पान के फॉर्म में। अभी पान वाले की सबसे सोचो, उसने बिजनेस में पान बेचा, उसको कंसिडरेशन मिल रहा था इन द वे ऑफ फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट, तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है इस पैराग्राफ के अंदर कि अगर आप लोग सामने वाले पर्सन को राइट टू यूज दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप लोग सामने वाले पर्सन को, राइट टू यूज दे रहे हो कोई भी गुड्स में, उसको भी अपन मानेंगे आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट शेड्यूल 2 पैरा 6 जो बात करता है आपका कॉम्पोजिट सप्लाई के बारे में। सर कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या है, इसके अंदर रहते हैं आपके 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सर अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है ना, तो कॉम्पोजिट सप्लाई आपका 2 टाइप का रहता है, एक रहता है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, दूसरा रहता है आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज। बट सर यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विसेज बोला गया हुआ है अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो सबसे पहला अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस दिया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस मतलब क्या सर, मतलब है ना आपने किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपका सर्विसेज दिया और इसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपने आपका गुड्स भी यूज किया, तो इसको बोलते हैं आपका क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये ट्रांजैक्शन को आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या, चलो। बट सर अगर आपने सामने वाले को सिर्फ प्योर लेबर दिया ना, तो वो रिपेयरिंग या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में जाने के लिए लेबर प्लस मटेरियल यूज होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी आता है आपका शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। सब लोग बोलो शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। वापिस से बोलो शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। ये बात करता है सर अगर आपने रेस्टोरेंट में कोई भी खाना खाया, रेस्टोरेंट में क्या किया, खाना खाया, या आपने कोई भी आउटडोर केटरिंग का सर्विसेज लिया ना भैया, हम लोग उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। वो चीज रहनी चाहिए आपकी अदर देन अल्कोहलिक लिकर, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी आता ही नहीं है। क्लियर है, डन है, ओके सर। अपना है ना एक लास्ट छोटा सा पॉइंट अपन ना यहाँ पे टेनेंसी राइट का देखेंगे, फिर ना सर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। देखो टेनेंसी राइट मतलब क्या, बेसिकली टेनेंसी राइट यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर का राइट। टेनेंसी राइट
के बदले में आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। उसको क्या बोलते हैं अपन? टेनेंसी प्रीमियम। तो मालिक देखो टेनेंसी का प्रीमियम किसको मिल रहा है वो देखो, टेनेंसी का प्रीमियम किसको मिल रहा है? टेनेंसी का प्रीमियम अगर ओनर को मिल रहा है या आउट गोइंग टेनेंट को मिल रहा। वापिस से सुनो ध्यान से, टेनेंसी का प्रीमियम मतलब क्या? मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए अगर मैं किसी को परमिशन दे रहा हूं उसको बोलते हैं टेनेंसी राइट। देखो सर सबसे पहले ना इसके लिए ना एक सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं पगाड़ी सिस्टम। पगाड़ी बोलो पगड़ी बोलो, वन एंड द सेम है, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर है। तो ये टेनेंसी राइट लेने के लिए ना आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। सर देखो भले ही आप स्टैंप ड्यूटी पे कर रहे हो, आपको है ना प्रॉपर्टी का है ना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग नहीं है, आपको प्रॉपर्टी का राइट टू यूज मिल रहा है। तो ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है, ओनरशिप नहीं मिल रहा। अच्छा सर अगर ये टेनेंसी का प्रीमियम आउटगोइंग टेनेंट को मिला ना तो ये ऑलवेज टैक्सेबल है, ये ऑलवेज क्या है आपका? टैक्सेबल है। बट सर अगर ये प्रीमियम ओनर को मिल रहा है ना तो आपको ये देखना है प्रॉपर्टी कौन सी है। आपको क्या देखना है? प्रॉपर्टी कौन सी है। सर प्रॉपर्टी अगर आपकी रेसिडेंशियल रहेगी, प्रॉपर्टी कैसी है आपकी? रेसिडेंशियल, तो जो ओनर को पैसा मिल रहा है ना टेनेंसी प्रीमियम का वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और अगर प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल है, प्रॉपर्टी कैसी है? कमर्शियल, तो वो क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल हो जाएगा। समझा क्या? अगर सर ये एक पॉइंट हमें लिखने का है तो क्या करे? तो फटाक से लिख के ले लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेने का है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी से, जल्दी जल्दी ले लो। चलो हो गया। चलो गाइस अपन ने आज क्या किया? अपन ने जो आपका चैप्टर नंबर 2 था सप्लाई, उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट किया। आपको क्या करना है? वीडियो खत्म होने के बाद में ये सारे पॉइंट्स को एक बार फटाक से रीड कर लेना है, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड कल मिलेंगे अपन आप लोगों के सप्लाई चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।